गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारी हिस्ट्री का लेसन नंबर 7 राजस्थान का स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण। और इस लेसन में हमने अभी तक जो था वो राजस्थान में जन जागृति के कारण पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई वो कहाँ कहाँ हुई, नसीराबाद में क्रांति का प्रारंभ हुआ, किस तरह से क्रांतिकारी आगे बढ़े और उनका किन किन क्रांतिकारियों ने साथ दिया, किन किन राजाओं ने, जागीरदारों ने उनका साथ दिया और किस तरह से अंग्रेज़ों ने इन क्षेत्रों के ऊपर वापस अपना आधिपत्य स्थापित किया। नीमच में क्रांति के बारे में पढ़ा। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के बारे में हमने पढ़ लिया था। कोटा में क्रांति के बारे में हमने पढ़ा। मेजर बर्टन का के बारे में हमने पढ़ा उसके अंदर। फिर तात्या टोपे की राजस्थान यात्रा के बारे में भी हमने अध्ययन किया था। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा है अगला टॉपिक जो है वो है कि राजस्थान में जो क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों का योगदान। बच्चों, 1905 के बाद में जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली उसमें अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने स्वीकार न करते हुए दमन चक्र का तेज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह से इन क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाना जरूरी है। और देशी राज्यों ने भी अंग्रेजी रुख को देखते हुए अपनी रियासतों में राष्ट्रवादी गतिविधियों को तेज कर दिया। और राजस्थान के जो जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो नौकरशाही पर आधारित हैं या कोई दूसरी व्यवस्था के ऊपर हैं, तो इन परिस्थितियों के साथ साथ वहाँ पे जो सामाजिक सुधार आंदोलन जो चल रहे थे, आर्य समाज था या कोई अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी जो थे वो जागृति फैलाने का कार्य किया था। और बंगाल के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी वो काफ़ी तेज हो रही थी। और राजपूताना यानी हमारा जो राजस्थान जो था वो भी इससे अछूता नहीं रहा। और अनेक प्रकार के जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों ने राजस्थान में जन जागृति फैलाने का कार्य किया, अपना योगदान दिया। और राजस्थान के जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों में मुख्य नाम आते हैं जैसे विजय सिंह पथिक है, अर्जुनलाल सेठी है, केसरी सिंह बारठ है, राव गोपाल सिंह खरवा है। इन सब का नाम मुख्य रूप से आता है। तो हम अब इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी एक क्रांतिकारी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि विजय सिंह के पथिक के ऊपर जो था वो टिप्पणी लिखिए, या केसरी सिंह बारठ के बारे में आप क्या जानते हैं, राव गोपाल सिंह खरवा के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। तो हमें उनके बारे में कुछ कुछ जानकारी होनी चाहिए। जो विजय सिंह पथिक जो हमारे पहले क्रांतिकारी हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो विजय सिंह पथिक जो थे वो बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। ये बिजोलिया आंदोलन भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी इसके अंदर पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? भूप सिंह था। इनका नाम भूप सिंह था और बाद में इन्होंने क्रांतिकारी जो ये किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया उसके बाद में इनका नाम जो था वो क्या हुआ? विजय सिंह पथिक हुआ। और बिजोलिया आने से पहले वो एक क्रांतिकारी थे और रास बिहारी बोस के अनुयायी थे। और रास बिहारी बोस ने जो देशव्यापी क्रांति है उस क्रांति के लिए राजस्थान में उनको भेजा था। इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व पहले कौन कर रहा था? साधु सीताराम दास कर रहे थे। बाद में उन्होंने इसका नेतृत्व किसको सौंप दिया था? विजय सिंह पथिक को सौंप दिया था। और इन्होंने जो था वो किसानों की जो समस्याएं जो थी उन समस्याओं को अपने समाचार पत्र के माध्यम से जो था वो जागृति फैलाई थी। समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों की समस्याओं से लोगों को अवगत करवाया था। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और 1920 में उसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो थी वो कब की गई और उसे 1920 में कहाँ स्थापित किया गया? तो वो अजमेर में स्थापित किया गया। इसके अलावा नवीन राजस्थान जो है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र भी प्रकाशन जो था वो कहाँ से होता था? अजमेर से होता था। और 1922 में पथिक जी के प्रयासों से ही कृषक और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ और बिजोलिया का जो आंदोलन है वो अब बेंगू तक फैल गया। और पथिक जी ने यहाँ के आंदोलन को भी भागदौड़ जो थी वो संभाली थी। और उसके बाद में उनको 3 वर्ष का कारावास भी हुआ और कारावास के छूटने के बाद में वो निर्वासित कर दिए गए। 1927 में जब बिजोलिया के माल भूमि छोड़ने का प्रश्न उठा तो पथिक जी ने कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी थी। और संभवतः बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को वो भांप नहीं पाए और भूमि जब्त होने पर किसानों का मनोबल टूट गया और पथिक जी के हाथों से नेतृत्व निकलकर अखिल भारतीय स्तर के ऊपर स्थानांतरित हो गया। तो विजय सिंह पथिक के बारे में अगर हमसे पूछा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो बिजोलिया आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे या उनका
नेतृत्व किया था। उनके प्रयासों से बहुत सी मांगें किसानों की मान ली गई थी। उन्होंने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के प्रकाशन से, जो कि अजमेर से शुरू हुआ था, किसानों की मांगों को आगे बढ़ाया था। दूसरे हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो है पंडित अर्जुन लाल सेठी। तो बच्चों, अर्जुन लाल सेठी जो हैं उनको 1880 में जयपुर में इनका जन्म हुआ था और देशभक्ति की भावना के कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर के 1906 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। ये हमें अंडरलाइन करना है कि अर्जुन लाल सेठी जो हैं उन्होंने किस संघ की स्थापना की थी। 1906 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना उन्होंने की थी और जैन वर्धमान पाठशालाएं भी उन्होंने स्थापित की थी। और 1907 में अजमेर में जैन सोसाइटी, शिक्षा सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की और ये जो था वो 1908 में जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। अर्जुन लाल सेठी जो थे उन्होंने बंगाल के अंदर स्वदेशी आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय योगदान रहा। 1907 के जो सूरत अधिवेशन जो था उसके अंदर भी उन्होंने भाग लिया और जो 1912 के अंदर जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेडिंग्स के जुलूस पर जो बम फेंके जाने की घटना थी, उसकी सारी रूपरेखा जो थी वो अर्जुन लाल सेठी ने ही तैयार की थी। और इस घटना के जो आरोपी थे जोरावर सिंह बारट, वो सेठी जी के शिष्य ही थे और जोरावर सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, इनके बारे में भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और 1913 के अंदर आरा हत्याकांड में भी सभी आरोपी सेठी जी के घनिष्ठ थे, यानी जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे वो कहीं ना कहीं सेठी जी से संचालित थे या उनके शिष्य थे। और इसके अलावा 1914 में जयपुर सरकार को सेठी जी की गतिविधियों के बारे में सावधान किया। वहाँ के एजीजी कौन थे? सी आर्मस्ट्रॉन्ग ने। काकोरी कांड के जो आरोपी अशफाक उल्लाह खान थे को भी सेठी जी ने ही राजस्थान में छुपाया था, यानी हर क्रांतिकारी घटना के पीछे जो था वो कहीं ना कहीं सेठी जी का योगदान रहता था। बच्चों, सेठी जी जो थे वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर काफ़ी अग्रणी रहे। उन्होंने गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन जो था उसके अंदर भी भाग लिया, उनको भी बंदी बनाया गया था। उसके बाद में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के अंदर भी जो थे वो इन्वॉल्व रहे थे। और सेठी जी जो थे वो काफ़ी स्वाभिमानी और कुशल संचालक और अच्छे वक्ता भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए कहा जाता है कि जब जयपुर के प्रधानमंत्री का पद प्रस्तावित किया गया तो उन्होंने ये कहा था कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर कौन निकालेगा। ये कहना बहुत बड़ी बात थी बच्चों। और अर्जुन लाल सेठी जी का राजनीतिक कद इतना बड़ा था वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महात्मा गांधी जो थे वो जब राजस्थान आए तो उन्होंने, गांधी जी ने खुद जो थे वो अर्जुन लाल सेठी के घर मिलने उनसे गए थे, उनके निवास स्थान के ऊपर गए थे उनसे मिलने के लिए। और एक ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि यदि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को यहाँ से कौन निकालेगा। ये कथन किसका था? अर्जुन लाल सेठी का था। और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, नाटक भी लिखे और एक नाटक महेंद्र कुमार भी उन्होंने लिखा था। ये क्वेश्चन छोटे में आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और वे आजीवन जो थे वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयासरत थे और 22 सितंबर 1941 को अजमेर में उनका देहांत हो गया। अब अगले जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो कौन है? वो हैं सागरमल गोपा। बच्चों, सागरमल गोपा जो थे वो जन जागृति का प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र जो था वो कौन सा था? अजमेर था, अजमेर क्या, जैसलमेर था। और जैसलमेर के अंदर उन्होंने 1940 के अंदर जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक छपवाकर वितरित की थी। और ये माना जाता है कि उनको जेल के अंदर जिंदा जलवा दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन जो था वो देश की आज़ादी के लिए लगाए रखा। उन्होंने कभी भी देशभक्ति से अपना मुंह नहीं मोड़ा। उनके साथ जेल में जो अमानवीय अत्याचार किए गए थे उनके बारे में उन्होंने जयनारायण व्यास को पत्र भी लिखे थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा सकता है। लेकिन अंग्रेजी शासन की निरंकुशता, उनकी निर्दयता के आगे उनको जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था। उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ। अब हमारे अगले जो क्रांतिकारी हैं वो कौन है? वो हैं दामोदर दास राठी। बच्चों, राजस्थान के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी के अंदर दामोदर दास राठी का नाम लिया जाता है। ये प्रमुख उद्योगपति थे और राव गोपाल सिंह खरवा
और अरविंद घोष के संपर्क में रहे। उन्होंने आर्य समाज और होम रूल आंदोलन के अंदर जो था वो कार्य किया, उनकी शाखाएं खोली और तिलक जी की जो उग्र नीति जो थी उनके वो काफ़ी समर्थक थे। हमारे अगले हैं स्वामी गोपाल दास। बच्चों, इनका जो कार्य क्षेत्र जो था वो कौन सा था? बीकानेर और चूरू क्षेत्र जो था वो इनका कार्य क्षेत्र था। वहाँ पे उन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना की और अपनी ओर से जो था वो जन जागृति का अभियान जो था वो उन्होंने चलाया था। शिक्षा की प्रगति के लिए भी उन्होंने कार्य किए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें जब बीकानेर के महाराजा के विरुद्ध अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने पर्चे बांटे तो स्वदेश लौटकर महाराजा ने सभी सार्वजनिक नेताओं को बिना मुकदमे चलाए बंदी बना दिया गए, जिसमें स्वामी गोपाल दास भी सम्मिलित थे। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसके बाद में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, उस सम्मेलन में जब बीकानेर के महाराजा गए थे तो उनके विरोध के अंदर वहाँ पे पर्चे बांटे गए थे और इन पर्चों बांटने वालों में गोपाल दास भी सम्मिलित थे और इसी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारे अगले क्रांतिकारी हैं केसरी सिंह बारट। बच्चों, केसरी सिंह बारट जो हैं इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1872 को मेवाड़ की शाहपुरा तहसील में। काफ़ी अग्रणी जो थे वो क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारट और अपने पिता से उन्होंने विदेशी दासता के प्रति विरोध सीखा था। यानी जो बारट परिवार है वो पूरा परिवार ही जो है वो देशभक्ति से ओतप्रोत था और विदेशी शासन को यहाँ से निकालने के लिए कार्यरत था। मेवाड़ के महाराणा के विश्वस्त बन करके उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को 1893 में मेवाड़ आमंत्रित किया और ये कदम अंग्रेज़ों को सहन नहीं हुआ क्योंकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे वो अजमेर यहाँ पे आए, मेवाड़ आए। और मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके कहने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। 1900 ईस्वी में कोटा के महाराव के आग्रह पर वे कोटा आ गए और 1902 से 7 तक वो कोटा राज्य में सुपर इंटेंडेंट एंथ्रोग्राफी के पद के ऊपर कार्यरत रहे। उनका संपर्क निरंतर अर्जुनलाल सेठी और गोपाल सिंह खरवा के साथ बना रहा था, जिससे वो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे या उनका साथ दे रहे थे। रास बिहारी बोस के भी वो काफ़ी विश्वास पात्र थे और केसरी सिंह बारट जो थे उन्होंने न केवल एक क्रांतिकारी थे बल्कि वो एक बेहतर कवि, अच्छे लेखक और राष्ट्रभक्त माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि 1903 के अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, कि 1903 के अंदर महाराणा फतेह सिंह जब दिल्ली दरबार में जाने की स्वीकृति दी तो इस कृत्य की काफ़ी जो थी वो आलोचना की और 13 सोठे चेतावनी राज चुंगटिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि चेतावनी राज चुंगटिया जो थे वो किसने लिखे या 13 सोठे जो थी वो किसने भेंट की। तो वो भेंट की थी केसरी सिंह बारट ने। और किसको भेंट की थी? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। और रेल मार्ग में जब वो जा रहे थे तब उनको ये भेंट दी गई। जब उन्होंने इनको पढ़ा तो उनके अंदर इतनी देशभक्ति की भावना जागृत हुई कि उन्होंने दिल्ली दरबार के अंदर भाग नहीं लिया। हालांकि वो दिल्ली पहुंच गए थे लेकिन उन्होंने दिल्ली दरबार के अंदर भाग नहीं लिया। यानी उनकी इन सोठों से जो महाराणा जो थे उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रज्वलित हुई। तो ऐसे बेहतरीन साहित्यकार थे केसरी सिंह बारट। और इस घटना के बाद में केसरी सिंह बारट जो थे वो अंग्रेज़ों की आंख की किरकिरी बन गए क्योंकि उनको ये मालूम चला कि उनकी वजह से ही फतेह सिंह जो थे वो दिल्ली दरबार के अंदर शामिल नहीं हुए। तो वो उनसे काफ़ी हीन या घृणा की दृष्टि से उनको देखने लगे। उन पर राजद्रोह, ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों के शासन के विरुद्ध भड़काने का षड्यंत्र जो था वो चलाया गया या उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए। और साथ ही साथ प्यारे राम नामक साधु की हत्या का आरोप भी उनके ऊपर लगा दिया गया और उन्हें 20 वर्ष की सज़ा सुनाई गई क्योंकि अंग्रेज़ तो चाहते थे कि जो भी क्रांतिकारी है वो उन्हें किसी न किसी तरीके से फंसा करके और जेल में डाल दिया जाए। 1920 में बारट जी ने जेल से छूटने के बाद में राजपूताना के एजीजी को पत्र लिख करके राजपूताना और भारत की रियासतों की में उत्तरदायी शासन पद्धति कायम करने की योजना जो थी वो प्रेषित की थी। और 1929 में बारट जी के विचार अहिंसात्मक हो गए और कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में वे आमंत्रित किए गए। 1941 में उनका स्वर्गवास हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अर्जुनलाल सेठी की है और ये पास में केसरी सिंह बारट, ये जोरावर सिंह बारट उन्हीं के परिवार में, और ये प्रताप सिंह बारट, ये
बारहट परिवार जो था वो पूरा ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। केसरी सिंह बारहट जो थे वो हिंदी भाषा के पक्षधर थे। उन्होंने क्षेत्रीय जागीरदारों और उमरावों का जो था वो परामर्श दिया था। वे मेयो कॉलेज और सर के स्थान के ऊपर स्वदेशी शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते थे, यानी वो स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है। 1904 में उन्होंने क्षेत्रीय कॉलेज की रूपरेखा बनाई और उसे समर्थन उनको नहीं मिला। 1908 में उन्होंने एक और योजना के द्वारा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए इंग्लैंड के स्थान पर छात्रों को जापान भेजना प्रस्तावित किया। इस प्रकार अपने स्वतंत्र प्रेम के साथ बारहट जी ने मातृभाषा और स्वदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रोत्साहन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अब इन्हीं के परिवार के जो दूसरे वीर सैनिक जो थे वो कौन थे? प्रताप सिंह बारहट, जो केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे। उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रताप सिंह बारहट जो थे वो क्या थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए। प्रताप सिंह बारहट भी अपने पिता केसरी सिंह बारहट के पच्चीनों पर चलने वाले थे और उन्हीं के पच्चीनों पर चलते हुए वो भी शहीद हुए। प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी जी से उन्होंने ग्रहण की। जब अर्जुनलाल सेठी जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तो उनके अंदर भी देशभक्ति ओतप्रोत थी और व्यवहारिक शिक्षा के लिए मास्टर अमीरचंद के पास वो रहे। और राजपूताना की जो सैनिक छावनियां हैं उनके अंदर भारतीय सैनिकों के भविष्य में सशस्त्र क्रांति हेतु तैयार करना उन्होंने प्रारंभ किया। दिल्ली में 1912 के अंदर जो लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बम फेंके जाने की जो घटना घटित हुई, उस बम फेंके जाने वाली घटना के अंदर चाचा जोरावर सिंह बारहट के साथ वो भी मौजूद थे। कौन? प्रताप सिंह बारहट। और सचिंद्र सान्याल और दूसरे क्रांतिकारी भी उनके साथ थे। और उनके 1914 और 15 में बनारस षड्यंत्र का आरोप तय किए जाने पर बरेली जेल में उनको डाल दिया गया और बहुत से प्रलोभन भी उनको दिए गए, लेकिन वो अपने पद से कभी भी जो थे वो डिगे नहीं। ठीक है। और 24 मई 1918 को जेल के अंदर अमानुषिक यातनाओं की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हमारे जो अगले क्रांतिकारी हैं वो कौन है? जोरावर सिंह बारहट। वो भी इन्हीं बारहट परिवार से हैं जो केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे, यानी केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई और प्रताप सिंह बारहट के चाचा थे। जो जोरावर सिंह बारहट है वो 1912 में वाइसराय हार्डिंग्स के जुलूस पर जो बम फेंकने की जो घटना जो हुई थी उसका कार्य जोरावर सिंह बारहट का ही था। और दिल्ली से भागने के बाद में वो अहमदाबाद बांसवाड़ा होते हुए पहाड़ों जंगलों में भटकते रहे और उनको उनके खिलाफ जो था वो कई तरह के वारंट जारी किए गए, उनको गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया और उनका निधन 17 अक्टूबर 1939 को कोटा में हुआ। ठीक है। हमारे अगले जो क्रांतिकारी हैं वो है गोपाल सिंह खरवा। बच्चों, गोपाल सिंह खरवा जो थे वो खरवा ठिकाने के ठाकुर थे और इनका जन्म जो था वो कब हुआ था? 1872 में इनका जन्म हुआ था और ये प्रारंभ से आर्य समाज से प्रभावित थे। और बंगाल जब वो गए तो बंगाल में जाने के बाद में उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ और वो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो गए। और गोपाल सिंह खरवा का नाम सबसे पहले किस में आता है? दिल्ली षड्यंत्र केस के अंदर इनका नाम सबसे पहले सामने आता है। उनके ऊपर यह आरोप था कि जोधपुर और नसीराबाद के निचले स्तर के जो राजपूत सैनिक हैं उनके बीच में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जो थे वो ये फैला रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जो था वो आरोप सिद्ध नहीं हुए। फिर डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत उन पर एक और मुकदमा चलाया गया। कोटा के साधु के हत्याकांड में भी वो संदेह के घेरे में रहे थे। और केसरी सिंह बारहट के साथ मिलकर के उन्होंने जो संगठन बनाया था वो ध्यान रखना वो था वीर भारत सभा की स्थापना जो थी वो उन्होंने की थी। और रासबिहारी बोस के साथ भी वो सशस्त्र क्रांतियों में योजना बनाते रहे, यानी हर क्रांतिकारियों के साथ या प्रत्येक क्रांतिकारी के साथ उनका कहीं ना कहीं योगदान था देश की आज़ादी के लिए। और उन्होंने जो था वो खरवा को राजस्थान में क्रांति का कार्य सौंपा गया था, किंतु योजना विफल हो गई और 24 जून 1915 को उन्हें आदेशानुसार टाटगढ़ में जाकर के रहना पड़ा था। और 10 जुलाई 1915 को वे वहाँ से भागने के लिए और गिरफ्तार होने के बाद में उनकी जागीर खरवा छीन ली गई थी। 1920 में रिहा होने के बाद में वो रचनात्मक कार्यों में संलग्न हो गए और 1956 में उनका देहावसान हो गया। बच्चों, राजस्थान में इसके अलावा और भी बहुत से क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को यहाँ से उखाड़ फेंकने का कार्य जो था वो किया था।
जिसके अंदर मुख्य रूप से नाम आता है एक तो किसका, श्यामजी कृष्ण वर्मा का। बच्चों श्यामजी कृष्ण वर्मा जो हैं उनका कार्यकाल जो था वो ये माना जाता है कि 1887 से 1930 तक का था। उनके मध्य उन्होंने उदयपुर, रतलाम, जूनागढ़ राज्यों में दीवान के पद पर रहे और स्वदेशी के वो प्रबल समर्थक थे। और मुख्य रूप से उनका जो कार्य माना जाता है वो था 1857 में रेंट, जो ब्लैक कमिश्नर पूना में थे, उनकी हत्या के अंदर वो संदेह के घेरे में आए थे। और यहाँ से बचने के बाद में वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड के अंदर इंडिया हाउस की वह होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि इंडिया हाउस की स्थापना जो थी वो किसने की थी, तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और राजस्थान के जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि दामोदर दास राठी है, उनका नाम भी लिया जाता है। उनको ये जो थे वो क्या थे, एक उद्योगपति थे और अपने आर्थिक सहायता भी उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रदान की थी। और साथ ही साथ जो था वो तिलक की उग्र नीति के वो समर्थक थे। और इन सभी क्रांतिकारी गतिविधियों की विशेष बात ये थी कि सामाजिक सुधार और शिक्षा के प्रचार के साथ साथ समानांतर रूप से चल रही जो ये राजनीतिक गतिविधियों को भी वो संचालित करते थे। और राजनीतिक हत्याएं, धन सामग्री जुटाने और प्रभाव बढ़ाने के माध्यम बनी हुई थी। और क्रांतिकारी आंदोलन जो था वो जन साधारण के में विशेष नहीं फैल पाया और गांधीवादी साधन अधिक लोकप्रिय थे। फिर भी सामंती समाज की बदहाली और शासकों की उदासीनता और अंग्रेजों के दमन चक्र को उजागर करने में क्रांतिकारी जो थे वो सफल रहे थे। अभी के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।